ओके जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं बेटा सब लोग? ठीक है। चले आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एपिसोड नंबर 10 जो कि सीजन 2 के ऊपर है और जो नए सिलेबस के मुताबिक है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कि हमने समझना है कि वायरस जो है ना उसका क्या स्टेटस है क्लासिफिकेशन के अंदर। ये हमारा आज का टॉपिक है। फिर उसके बाद इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि वायरस और बैक्टीरियोफेज क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि वायरस जो है कोविड-19 के बारे में तो सबने सुना है, कोरोना वायरस का, तो उसको हम डिटेल में लेके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा एपिसोड नंबर 10। जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अगर आपको कोई भी लेक्चर सर्च करना है तो आपको चैप्टर की जगह सीजन लिखना पड़ेगा और लेक्चर की जगह एपिसोड लिखना पड़ेगा, राइट। ओके वेल, तो मेरे पास टॉपिक नेम क्या है? टॉपिक नेम है स्टेटस ऑफ वायरस। जल्दी से नोटबुक सारे बच्चे अपने निकालो और इसके नोट्स बनाना शुरू करो। और इसके नोट्स जो होंगे वो बने बनाए भी शेयर कर दिए जाएंगे। कहां पे शेयर होंगे? व्हाट्सएप के चैनल के ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने चेक कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके अंदर हम पास पेपर्स जो पहली क्लासेस हैं उनसे रेलिवेंट पेपर्स भी शेयर करते हैं, ठीक है। और आपके जो नए नोट्स बनेंगे इंशाल्लाह वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बस मेहनत से यार पढ़िए और कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो एपिसोड्स थे बेटा उसमें क्लासिफिकेशन सिखाई। मैंने आपको डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाई, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देखी, फिर हमने 3 वाली देखी, 5 वाली देखी, 2 वाली देखी, राइट। काफी डिटेल्ड लेक्चर जो थे कॉन्सेप्चुअल स्टडीज उसके अंदर मैंने ऐड कर रखी थी। अब अगर मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि वायरस जो है वो किस किंगडम में आता है या किस डोमेन में आता है, तो आप लोगों का आंसर होना तो चाहिए कुछ ना कुछ। अब मैं सब बच्चों को बता दूं कि सबसे पहले जो चीज बड़ा जो ग्रुप होता है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका नाम होता है डोमेन। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल एक डोमेन समझ लो। फिर उसके अंदर आपको पता है कि क्लासेस होती हैं 5, 6, 7, 8, है ना, 5 डिफरेंट क्लासेस। तो डोमेन से जो छोटा ग्रुप है उसका नाम होता है किंगडम। डोमेन से छोटा ग्रुप कौन सा है? किंगडम। तो उस किंगडम जो है वहां तक रखते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बैक्टीरिया, हमें समझ में आ गया था कि बैक्टीरिया के 2 डोमेन्स थे और एक किंगडम था। डोमेन कौन सी थी? डोमेन थी बैक्टीरिया और दूसरी डोमेन क्या थी? दूसरी डोमेन थी आपके पास आर्किया। एक डोमेन थी बैक्टीरिया, दूसरी डोमेन कौन सी थी? आर्किया। इन दोनों डोमेन के अंदर जो थे वो बैक्टीरिया मौजूद थे। और अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम का नाम क्या था? मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कौन सी है? विच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ? तो आप लोगों को यकीनन पता होना चाहिए कि जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो वो आपके पास आएंगे वायरसेस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ किसमें बेटा आएगा? ये आ जाएंगे वायरस के अंदर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन आज की इस दुनिया में वायरस से भी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ डिस्कवर हो चुकी है। अगर ऑप्शन में वायरस के साथ एक और वर्ड आ जाए जिसको हम कहते हैं प्रायोन्स, तो आपने कहना है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है ना वो क्या होती है? वो प्रायोन्स होते हैं। क्लियर होगी बात? ये ऑलमोस्ट 1983 के अंदर जो है वो डिस्कवर्ड हुए हैं। ये प्रायोन्स जो है ये सिर्फ बीमारी काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब गाय वगैरह जो है वो पागल हो जाती है, काउ मैट डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो प्रायोन्स की वजह से होती है। क्लियर होगी बात? हाँ जी, सारे लोग करो, ओके करो यार, कमेंट के अंदर जल्दी आंसर करो मेरे को। हरी अप हरी अप, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, अब आगे हम समझते हैं इसको। जो एब्सेंट्स है ना उनको यार टेक्स्ट करो बेटा, जल्दी करो, हरी अप। अब आगे समझते हैं कि वायरस जो है वो किधर आएगा। देखो पहली बात ये कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो आपको पता है कि क्या मौजूद होता है? सेल के सेंटर में क्या होता है? ये सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस जाहिर तौर पर मौजूद होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। और वो जो क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलकर बनता है? वो क्रोमोसोम डीएनए भी होता है, मिलकर बनता है, और उसमें आरएनए भी होता है। मतलब आप जितने भी तरह की लाइफ उठा लेते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटिस्ट, कुछ भी उठा लीजिए, दुनिया में हर जानदार के अंदर जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों इकट्ठा पाया जाता है। लेकिन अगर वायरस की बात करेंगे तो इसमें पहला और सबसे यूनिक पॉइंट यही है कि इट कंटेन्स आइदर डीएनए
आइदर डीएनए और आरएनए, या तो ये डीएनए पे मुश्तमिल होगा या आरएनए पे मुश्तमिल होगा, ये दोनों कभी भी इसके अंदर इकट्ठा नहीं पाए जाते। ये सबसे पहले यूनिक फीचर है जिसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है वायरस के बारे में, कि आपने कहना है कि दोनों में से कोई एक चीज इसमें होगी, या डीएनए या आरएनए मौजूद होगा, दोनों इकट्ठे नहीं पाए जा सकते। क्लियर होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं, उससे आगे थोड़ी बात बढ़ाते हैं। तो आपने कहना है कि वायरस, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो आपने कहना वायरस। आप सोचोगे कि सर लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कनेक्टिंग लिंक क्या ऐसे आ गया, क्या ये नॉन लिविंग है? नहीं, देखो वायरस, कोरोना वायरस है ना, ये देखो कोरोना वायरस किसके ऊपर अटैक करता है? ह्यूमन के ऊपर, सिर्फ ह्यूमन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसका जो होस्ट है ना वो सिर्फ ह्यूमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस अगर ह्यूमन की बॉडी पे नहीं है, ऐसे हवा में घूम रहा है, तो वो नॉन लिविंग है, वो जिंदा नहीं है। लेकिन जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर आता है, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर आता है, वो यकदम से जिंदा हो जाता है और वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से वो डिवाइड होना शुरू कर देता है ना। जब वो इस तरह से डिवाइड होना शुरू कर देता है ना, तो उसके नतीजे में हम कहते हैं कोई भी चीज जो ग्रोथ शो करती है, डिवाइड होती है, वो लिविंग होती है। तो वायरस जो होते हैं वो इन बिटवीन है लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर है तो लिविंग है, नॉन लिविंग पे है तो नॉन लिविंग है। क्लियर होगी बात। तो दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि दे आर द कनेक्टिंग लिंक। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको आप नाम दोगे वायरस का। तो वायरस जो होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कनेक्टिंग लिंक के तौर के ऊपर आगे समझ आ गई बात। वायरस के बारे में और क्या खास बात याद रखनी है? वायरस जो है ना, इसकी डिस्कवरी जो है ये पहले नहीं हुई, इसकी डिस्कवरी किसके साथ कनेक्टेड है? तो आपने कहना है कि वायरस की डिस्कवरी जो है, इट्स डिस्कवरी इज कनेक्टेड विद its discovery is connected with ETC, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बस यहां पे लिख लो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप जब तक डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक वायरस भी डिस्कवर नहीं हुए, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। ये बात सच है कि साइंसदानों ने अनुमान लगा लिया था कि कोई चीज तो है, लेकिन उनको पता नहीं था। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तभी वायरस डिस्कवर हुए, और माइक्रोस्कोप अर्नस्ट रूस्का ने डिस्कवर किया था। तो ये आपने बात याद रखनी है कि वायरस की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कनेक्टेड है। क्लियर होगी बात। तो अभी तक हमने पॉइंट्स का देखे कि वायरस में या डीएनए होगा या आरएनए होगा, या कनेक्टिंग लिंक होंगे, या बॉर्डर लाइन के ऊपर होंगे, लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर। और तीसरा पॉइंट मैंने ये लिखा, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर ही अटैक करते हैं, होस्ट के अलावा किसी दूसरे पे अटैक नहीं करते। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर इनके अंदर डीएनए और आरएनए सिर्फ दोनों में से एक ही चीज क्यों होती है? क्योंकि बेटा ये अपने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज करते हैं। यूज बायोसिंथेटिक मशीनरी, मैं इस लाइन का ना मतलब समझाता हूं आपको। यूज बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ देयर होस्ट बॉडी, ऑफ देयर होस्ट बॉडी, अपने होस्ट की बॉडी की वो बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखो हमारा जो सेल है उसके पास सब कुछ अपना है, लेकिन जो वायरस होता है ना, जब वो कोरोना वायरस है फॉर एग्जांपल, जब वो किसी इंसान की बॉडी में जाता है ना, उसके सेल में इंटर होता है, तो उस सेल के अंदर जो चीजें होती है ना, उसी को इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बायोसिंथेटिक मशीनरी किसकी इस्तेमाल कर रहा है? होस्ट की बॉडी की जो है उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है जी। अब हम वायरस के बारे में और देखते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो वायरस के स्ट्रक्चर में आपको पहली बात बाहर की तरफ ना, इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं खास, बस सिर्फ दो चीजें होती हैं और कुछ भी नहीं आपने याद रखना। नंबर 1, इसके स्ट्रक्चर में आपने बेटा याद रखना है कि एक प्रोटीन का कोट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या याद रखोगे कि आउटर कवरिंग क्या होगी? अ प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट जो है उसकी होगी आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग होगी, और उसको हम क्या नाम देंगे? उसको आप नाम दोगे कैप्सिड का। उसको क्या नाम दोगे? कैप्सिड का। और उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। तो ये देखो
ये मेरे पास बच्चा क्या आ गया, दिस वन इज द, ये प्रोटीन का कोट आ गया, जिसको मैंने क्या नाम दिया, जिसको मैंने नाम दिया कैप्सिड का। और इसके अंदर ये देखो मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया डीएनए। तो ये क्या चीज रेडी होगी, ये वायरस रेडी हो गया। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चीज आपने वायरस का स्ट्रक्चर देखा, वायरस की डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। इन 2 पॉइंट्स को आप डेफिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि वायरस आर इन्फेक्शियस एंटिटीज, वायरस आर इन्फेक्शियस एंटिटीज। इन्फेक्शियस एंटिटीज का मतलब जो बीमारी काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। इन्फेक्शियस एंटिटीज which contain either DNA or RNA and they are the connecting link between living and non-living organism। ठीक है, फिर आपने पॉइंट लिखना है कि viruses are the host specific and use the biosynthetic machinery of their host body। क्लियर होगी बात। अब मैं नीचे वायरस के एग्जांपल के अंदर 2 वायरस लिखता हूं, जैसे कि नंबर 1 इन्फ्लुएंजा वायरस का जिक्र है बुक में, इन्फ्लुएंजा वायरस। और दूसरा मैं यहाँ पे वायरस लिखूंगा दैट्स नेम इज अ बैक्टीरियोफेज। अच्छा, ये बैक्टीरियोफेज क्या चीज है? बैक्टीरियोफेज नाम से तो पता चल रहा है कि शायद कोई बैक्टीरिया है, नहीं। बैक्टीरियोफेज जो है बेटा, ये आपने याद रखना है कि ये एक वायरस है, वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा लेता है ये लो, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को किल करता है, उसको क्या नाम देते हैं? उसको बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। मैंने कहा था ना ये डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल होगा, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये एक डीएनए वायरस होता है, ये सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है। क्लियर होगी बात। ये जो बैक्टीरियोफेज है ये कौन सा वायरस है? ये आपने कौन सा याद रखना है भाई? ये आपने याद रखना है कि ये बैक्टीरियल वायरस है। अच्छा, इसके ऊपर वो एक मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, फिर एक फिल्म भी बताता हूँ। इस बैक्टीरियोफेज का दूसरा नाम क्या होता है? इसको बेनिफिशियल वायरस भी कहते हैं। हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? बेनिफिशियल वायरस। बेनिफिशियल वायरस क्यों इसको कहते हैं? बेनिफिशियल वायरस बेटा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसान के फायदे में इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक बीमारी हो गई है बैक्टीरिया की वजह से और उसका इलाज आपके पास नहीं है, तो आप पता क्या करो, आपको पता है कि ये वाला बैक्टीरिया जो है ये आपको डैमेज कर रहा है, तो आप ये देखो कि इस बैक्टीरिया को डैमेज करने के लिए कौन सा वायरस इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम था, मैं कह देता हूँ इस्चर्चिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम था। ये मेरी बॉडी के अंदर फर्ज के लिए बीमारी काज कर रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो वायरस अटैक करता है उसको हम कहते हैं T2 फेज, मतलब ये एक्चुअल में बैक्टीरियोफेज की टाइप है, ये इसके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बॉडी के अंदर ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, इसको अपनी बॉडी में लगा दूंगा। ये बैक्टीरियोफेज मेरी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया जो बीमारी काज कर रहे थे ना, ये उन सभी बैक्टीरिया को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। तो मेरी बीमारी ठीक होगी ना, तो मुझे फायदा हो गया। इसी वजह से मैंने इसको क्या नाम दिया? मैंने कहा इट इज अ बेनिफिशियल वायरस। हम इसको बेनिफिशियल वायरस भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। बैक्टीरियोफेज को बेनिफिशियल वायरस कहा जा सकता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, वो फिल्म पहुंचती, फिल्म थी एक थी वर्ल्ड वार जी के नाम से, वर्ल्ड वार जी, हॉलीवुड की एक फिल्म है वर्ल्ड वार जी। उसमें ना वो वायरस से रिलेटेड है, वो शायद जरूर देख रहे ना। उसके अंदर वो कंसेप्ट यूज करते हैं कि वो एक बीमारी हो जाती है। वर्ल्ड वार जी के अंदर जो फिल्म है ना, उसका मेन थीम यही है जो मुझे अच्छा लगा कि एक बीमारी जो है उसका आउटब्रेक होता है और उसका इलाज नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है वो फैसला करते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं कि इसका इलाज तो नहीं मिल रहा, लेकिन कौन सा वो वायरस है जो इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, मतलब उस बैक्टीरिया के ऊपर कौन सा वायरस जो है वो अटैक कर रहा है, और फिर वो उसको क्या करते हैं, वो उसकी सभी इंसानों की बॉडी के अंदर लगा देते हैं। अब उससे होता क्या? उससे होता यह है कि वो कुछ वक्त के लिए जो है ना, वो वायरस जो है ना, वो उन बैक्टीरिया को उनकी बॉडी के अंदर किल कर देता है, तो फिर वो बच जाते हैं सारे इंसान। लेकिन एक बात याद रखना है, ऐसा ना हो पगलोलू कि तुम लोग जो हो वो वायरस को अपनी बॉडी में लगा दो, अपनी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए। वो वायरस बैक्टीरिया को तुम मार दे, लेकिन बाद में तुम्हारा भी बैंड बजाना शुरू कर दे। इस चीज का तुम लोगों ने ख्याल रखना है कि वो वायरस जो है, जो तुम बैक्टीरिया को किल करने के लिए बॉडी में लगाओगे, वो तुम्हारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि वो बाद में फिर तुम्हें सीधा कर दे। तो ये बात जो है ये आपने याद रखना है। इसी से रिलेटेड कोविड-19 से रिलेटेड कुछ MCQ जरूर बनेंगे आपके पेपर के अंदर, तो वो आपने लाजमी याद रखना है। बेटा तो आपकी बुक में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं कि 2019 के अंदर जो है वो एक वायरस जो है वो मंजर आम के ऊपर आया, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। और फिर जब ये जो बीमारी काज करता है, ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की बीमारी जो काज करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोविड-19। समझ में आ गई बात। पहली बात ये है कि आपने याद रखना है कि कोविड-19 और कोरोना वायरस में फर्क क्या होता है। पहला पॉइंट ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि ये इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी होती है। तो बुक के अंदर इसकी सिम्टम्स लिखी गई है कि भाई सांस लेने में दिक्कत आती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, कफ होती है। चेस्ट टाइटनेस मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पे कफ होती है, खांसी आती है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। फिर इसी तरह से आपने याद रखना है कि वो जो पेशेंट है
उसके लंग्स के ऊपर असर जो है वो बहुत ज्यादा होता है और फाइनली इवेंचुअली तौर पर उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो फिर इसके बारे में यही जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर फ्रेम किए जा सकते हैं, और कोई खास क्वेश्चन वहां से दिखा नहीं है मुझे, लेकिन सिम्टम्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाए, और जो वायरस से रिलेटेड है वो डिटेल्ड चीजें जो है वो मैंने आपको सारी करवा दी हैं। सही है, अब होप सो कोई चीज बची तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का कोई एमसीक्यूज या कुछ भी होगा वो आपने लाजमी कंसल्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर्स आप लोग देख रहे हो, ये लेक्चर सिर्फ बायो के ऊपर मैंने नहीं बनाए, इस बार मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर कवर किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के ऊपर भी, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, ग्रामर पोर्शन के ऊपर भी। तो अगर आपको उन तमाम लेक्चर की सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इस नंबर के ऊपर आपने कांटेक्ट कर लेना है, तो आपको वो सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही लो पैकेजेस रखे हुए हैं हमने, डोंट वरी, बिल्कुल स्मूथ रहेगा काम। अच्छा, एक आखिरी चीज आपने नोटिस किया कि जब मैं इट्स लिख रहा था तो मैंने आई टी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया, फिर मैंने अपोस्ट्रोफी रेज कर दी थी। क्यों? क्योंकि बेटा जी जो इट्स होते हैं ना, ये ऑलरेडी जो हम किसी का पोजेशन शो करने के लिए बताते हैं ना, मान के चलिए कि हम लोग बेटा यहाँ पे लिखते हैं अलीज, अलीज बुक, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना अलीज बुक, मतलब अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं कि अली की किताब, राइट। तो एक बात याद रखना कि हम लोग जब इट्स के अंदर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो वो पोजेशन शो नहीं करता, उसका मतलब बन जाता है इट इज, ठीक है। और जब आप इस तरह से सिंपली इट्स लिखते हो तो वो पोजेशन शो कर रहा होता है, जैसे अली के साथ अपोस्ट्रोफी लगाने से शो हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसी वजह से जब मैं यहाँ पे लिखा तो मैंने अपोस्ट्रोफी रिमूव कर दी थी। ये थोड़ा ग्रामर रूल है इंग्लिश का, सो दैट्स व्हाई मैंने ये बीच में आपको ऐड करके बता दिया। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सही है। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चा।